प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस की प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। तो हमें रचना करनी है और उसका औचित्य देना है, मतलब प्रमाणिकता करनी है। तो प्रश्न एक में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये तो कोई भी खींच लेगा, हम खींच लेंगे। फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। ठीक है, तो हमें पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। फिर उस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु लेना है। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म युग्म का मतलब होता है दो, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, रचना करनी है और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापनी है। और भूल मत जाना, ऊपर लिखा है कि रचना का औचित्य भी देना है। ठीक है, तो प्रमाणिकता भी करनी है। ठीक है, तो रचना के चरण होंगे। पहला चरण है, हम कोई बिंदु ओ ले लेंगे, वो केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो एक बिंदु ले लिया हमने ओ, इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त प्रकार की सहायता से हम खींच देंगे। चरण 2, अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लीजिए। तो केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर नाप लेना आप अपनी पटरी से, स्केल से, और एक बिंदु ले लेना पी, जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अब देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी वाला जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर ही होगा। ठीक है, आप इसको पटरी से, स्केल से नाप के लेना। ठीक है, फिर पीओ को मिलाइए। अब ये बिंदु पी जो लिया हमने 10 सेंटीमीटर दूर, ये और केंद्र ओ, इन दोनों को मिला दीजिए। मिला दिया। अब पीओ का समद्विभाजित कीजिए, पीओ को समद्विभाजित करिए। ठीक है, तो लंब समद्विभाजित कैसे करना होता है ये हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, तो उसी प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं पीओ को समद्विभाजित। तो अब हम पीओ को समद्विभाजित कर लेते हैं। किसी भी रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करना है, इसके बारे में प्रक्रिया को समझाया गया है अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में। तो आप हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। तो क्या थी प्रक्रिया, जिस भी रेखाखंड को समद्विभाजित करना है, जैसे कि पीओ को करना है, तो पी और ओ को केंद्र मानकर तथा 1/2 पीओ मतलब पीओ के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड पीओ के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाइए। क्या करना होगा, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु पी पर। ठीक है, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल के बीच की दूरी रखेंगे पीओ के आधे से अधिक और एक चाप लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु पी पर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से नीचे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे हम बिंदु ओ पर। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही है और एक चाप लगा देंगे ऊपर पेंसिल से। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को जो है बिंदु ओ पर ही रखेंगे। ठीक है, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चाप लगा दी हमने। अब मान लेते हैं ये चाप एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लेते हैं कि जहां ये दोनों चाप ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो है बिंदु ए, और जहां पर ये चाप दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं नीचे, वो है बिंदु बी। ठीक है, अब ए और बी को मिलाइए। ए और बी को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो एक रेखा खींच के ए और बी को मिला देते हैं। मान लेते हैं कि ए बी जो है पीओ को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो ए बी खींचा है हमने, ये पीओ को जो जहां प्रतिच्छेद कर रही है, वो उस बिंदु को हम मान लेते हैं बिंदु एम। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पीओ को समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, बिंदु एम पर समद्विभाजित हो रही है पीओ हमारा। ठीक है, इसका मतलब है पीएम और एमओ बराबर होंगे। अब आ जाते हैं चरण 5 में। चरण 5 में हमें क्या करना है, एम को केंद्र मानकर तथा एमओ को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। एम को केंद्र मानेंगे और एमओ को त्रिज्या लेंगे। ठीक है, इतनी दूरी की त्रिज्या लेंगे एमओ के बराबर। ठीक है, आप चाहें तो पीएम के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि पीएम और एमओ बराबर हैं। ठीक है, तो अब एम को केंद्र मानकर एमओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, ये वृत्त खींच दिया हमने। चरण 6, माना कि यहाँ दिए गए वृत्त को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये जो अभी वृत्त खींचा है, ये दिया गया जो वृत्त है हमारा जो पीले रंग का है, उसको जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये इसको मान लेते हैं बिंदु क्यू, और एक नीचे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं बिंदु आर। अब आ जाते हैं रचना के 7वें चरण में। पी को क्यू तथा आर से मिलाइए। तो बिंदु पी को मिला देंगे बिंदु क्यू से। ठीक है, मिला दिया। और बिंदु पी को मिला देंगे बिंदु आर से। मिला दिया।
तब पी क्यू और पी आर अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब जो पी क्यू है और पी आर है वही क्या है, हमारी स्पर्श रेखाएं। तो हमने स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर दी। ठीक है, दिए गए बिंदु P से और दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर की रचना कर दी। युग्म मतलब कि दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर दी हमने। पी क्यू और पी आर को मापने पर उनकी लंबाइयां भी मापने को बोला है। तो आप पटरी से पी क्यू को मापिएगा, ठीक है, तो मिलेगा आपको 8 सेंटीमीटर। आप पटरी से मापिएगा पी क्यू को, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर मिलेगा। और फिर पटरी से मापिएगा पी आर को मापिएगा पटरी से, तो मिलेगा आपको 8 सेंटीमीटर। दोनों 8 सेंटीमीटर के मिलेंगे। तो ये तो हो गया उत्तर, ये रचना हो गई और हमने लंबाइयां माप ली। अब हमें करनी है रचना का औचित्य देना है, यानी कि रचना की प्रमाणिकता भी करनी है। रचना पूरी हो गई दोस्तों। अब हमें रचना की प्रमाणिकता करनी है, यानी कि रचना का औचित्य देना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ओ क्यू और ओ आर को मिलाइए। ये जो दिया गया वृत्त था उसका केंद्र O और ये जो बिंदु मिला है हमें Q, इन दोनों को मिला दीजिए, ओ क्यू, और O और R को मिला दीजिए। ठीक है, ये मिला दिया हमने। अब PO जो है वो वृत्त का व्यास है। PO जो है, जो हमने वृत्त खींचा था ये वाला, ठीक है, इसका व्यास है PO। ठीक है, इसका मतलब PO जो है अर्धवृत्त होगा। वृत्त का व्यास अर्धवृत्त ही होता है, बिल्कुल सही बात है। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि देखो अर्धवृत्त से, ठीक है, या वृत्त के व्यास से जब भी हम कोई कोण बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी कि समकोण होता है। इसका मतलब है कि कोण क्यू, देखो अर्धवृत्त से ही बन रहा है कोण क्यू, ये वाला कोण क्यू, ठीक है, अर्धवृत्त से बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण क्यू क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार देखिए कोण आर, ठीक है, ये वाला कोण आर जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये जो कोण आ रहा है ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी पीओ से बन रहा है, वृत्त के व्यास से बन रहा है, अर्धवृत्त से बन रहा है। तो कोण आर भी 90 डिग्री का होगा। कोण क्यू 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू और ओ क्यू एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो पी क्यू और ओ क्यू एक दूसरे पर लंब है। और कोण आर 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है, पी आर और ओ आर, पी आर और ओ आर एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तभी तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ओ क्यू और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखो ओ क्यू और ओ आर ये दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो बराबर ही होती हैं। ठीक है, तो ओ क्यू और ओ आर जो है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए ओ क्यू लंब है पी क्यू पर, और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब जो है पी क्यू क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है। उसी प्रकार ओ आर लंब है पी आर पर, और ओ आर त्रिज्या है, तो इसका मतलब पी आर क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः पी क्यू और पी आर अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर क्या है, हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। अब हम रचना की उस प्रमाणिकता को देख लेते हैं जहां पर हमने पी क्यू और पी आर की लंबाई को नापा था अभी। ठीक है, कि वो जो नापा था वो सही आ रही है कि नहीं। दोस्तों ओ क्यू और ओ आर जो है वो 6 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि ये दिए गए जो वृत्त है उसकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था हमने, तो ओ क्यू और ओ आर जो है वो 6 सेंटीमीटर के हैं। और पीओ जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पी लिया था। तो ओ से 10 सेंटीमीटर दूर है पी बिंदु, तो पीओ है हमारा 10 सेंटीमीटर रचना से। कोण क्यू अभी हमने देखा 90 डिग्री का है। ठीक है, कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, अभी हमने निकाला था ये। कोण आर 90 डिग्री का है, ये भी हमने अभी निकाला था। ठीक है, कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, वहां से निकाला था ना अभी हमने। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है त्रिभुज पी क्यू ओ ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, या कर्ण का वर्ग जो है समकोण त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू का वर्ग बराबर पी ओ का वर्ग, क्योंकि 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो पी ओ होगा कर्ण, तो पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू का वर्ग बराबर होगा पी ओ का वर्ग, वो लिख दिया हमने। अब देखिए पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 6 का वर्ग बराबर पीओ कितना 10, तो 10 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं बस, तो पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा, धन हो जाएगा पी क्यू का वर्ग धन 6 का वर्ग हो जाएगा 36 बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा 100।
अब इस 36 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा। तो पी क्यू का वर्ग आ जाएगा 100 माइनस 36। 100 में से 36 को घटाएंगे तो मिलेगा 64। तो पी क्यू का वर्ग आ जाएगा 64। 64 का वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो मिलेगा 8। तो पी क्यू आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। मापने पर भी पी क्यू हमारा कितना रहा था, 8 सेंटीमीटर। अब जिस तरह हमने पी क्यू का मान निकाला उसी तरह पी आर का निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक है, ये नीचे वाला जो समकोण त्रिभुज है पी आर ओ, जिसमें कि कोण आर जो है 90 डिग्री का है, तो इसमें कर्ण क्या होगा, इसमें भी कर्ण होगा पीओ, क्योंकि 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है कर्ण। तो हो जाए कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पी आर का वर्ग धन ओ आर का वर्ग बराबर होगा पीओ के वर्ग के। ठीक है, मान रख देते हैं। तो पी आर का वर्ग धन ओ आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग, पीओ कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा पी आर का वर्ग धन 6 का वर्ग हो जाएगा 36 बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब 36 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36। 100 में से 36 को घटाएंगे तो मिलेगा 64। तो पी आर का वर्ग आ गया 64। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 64 का अंडर रूट होता है 8। तो पी आर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने जो है पी आर की लंबाई की भी पुष्टि कर दी, प्रमाणिकता कर दी कि जो 8 सेंटीमीटर हमने नापा था वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न होता है हमारा यहाँ पर समाप्त। प्रश्न 2, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। प्रश्न 2 में हमें एक रचना करनी है और रचना का औचित्य भी देना है, अर्थात रचना की प्रमाणिकता भी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न 2 में क्या कहा गया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के, ठीक है, तो दोस्तों एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचना है। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिन वृत्तों के केंद्र समान हो। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो केंद्र होगा वही केंद्र होगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का। ठीक है, दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही होगा। ठीक है, तो फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो एक संकेंद्रीय वृत्त है उससे हमें एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, जो स्पर्श रेखा होगी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की। और फिर उस स्पर्श रेखा की लंबाई मापिए, फिर परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को अब हम हल कर लेते हैं। तो रचना के चरण, सबसे पहला चरण है किसी बिंदु O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो बिंदु O को केंद्र माना हमने, ठीक है, और एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे प्रकार की मदद से। चरण 2, बिंदु O को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। ठीक है, तो बिंदु O को ही केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु O पर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, तो बिंदु O को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। और फिर इस वृत्त पर जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है उस पर एक बिंदु P ले लेंगे। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। ये हो गया चरण 2। अब P और O को मिलाइए, बिंदु P और बिंदु O केंद्र O को मिला देते हैं। मिला दिया भाई साहब। अब PO का समद्विभाजित करिए। अब हमें PO को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने का तरीका हमने प्रश्न 1 में भी देखा था और हमने जो है अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ा है। तो अब हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें और रचना 11.3 में भी हमने किया है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं PO को समद्विभाजित। अब PO को समद्विभाजित कर लेते हैं तो तरीका क्या होगा, P और O को केंद्र मानकर तथा 1/2 PO से अधिक त्रिज्या लेकर। ठीक है, 1/2 PO मतलब PO के आधे से अधिक। ठीक है, 1/2 PO से अधिक मतलब PO के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड PO के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाइए। ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा पकड़ा दोस्तों हमने और रख दिया बिंदु P पर। ठीक है, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखा पीओ के आधे से अधिक दूरी पर। ठीक है, जो पीओ की दूरी है उसका आधी दूरी और उससे थोड़ा सा अधिक पर पेंसिल को रखा। ठीक है, पेंसिल की नोक को प्रकार के नुकीले हिस्से से और पीओ के ऊपर एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु पी पर ही रखा और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखा और एक चाप लगा दिया पीओ के नीचे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम बिंदु ओ पर। ठीक है, प्रकार के नुकीले हिस्से को लेकर बिंदु ओ पर, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखा और एक चाप लगा दिया पीओ के ऊपर, जो पहले चाप लगाया था उसको प्रतिच्छेद करें। अब प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे बिंदु ओ पर ही और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रहेगी और एक चाप लगा देंगे पीओ के नीचे, जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे।
ठीक है। अब मान लेते हैं ये दोनों चाप, ये चाप एक दूसरे को ए बिंदु और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला चाप ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, नीचे वाले चाप बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ए और बी को मिलाइए। तो अब ए और बी को मिला देते हैं, एक रेखा खींच दी ए और बी को मिलाती हुई। अब मान लेते हैं कि ए बी जो है पीओ को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो ए बी है पीओ को जो है जहां प्रतिच्छेद करती है वो मान लेते हैं हम बिंदु एम। ठीक है। तो अब यह कर दिया हमने पीओ को समद्विभाजित, यानी कि ए बी ने जो है पीओ को समद्विभाजित कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो जितना पीओ होगा उतना ही हमारा एमओ होगा, जितना पीएम होगा उतना ही एमओ होगा। पी से एम की जो दूरी होगी वही दूरी एम से ओ की होगी। ठीक है। तो पीओ को समद्विभाजित कर दिया हमने ए बी से। अब चलते हैं रचना के पांचवें चरण में। एम को केंद्र मानकर तथा एमओ को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। एम को केंद्र मानकर और एमओ को त्रिज्या लेकर। ठीक है। एमओ ले लें या पीएम ले लें, एक ही बात है, क्योंकि पीएम और एमओ बराबर है, क्योंकि ए बी जो है समद्विभाजक है पीओ का। ठीक है। तो एम को केंद्र मानकर बिंदु एम को केंद्र मानकर और एमओ को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देते हैं हम। ठीक है। माना कि यह वृत्त जो है दिए गए वृत्त को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो वृत्त खींचा हमने अभी, ये दिए गए वृत्त को जहां प्रतिच्छेद करता है, जैसे यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। ये बिंदु हो गया क्यू, मान लेते हैं इसको, और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ये पीले वाले दिए गए वृत्त को। ठीक है। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा बिंदु आर। अब आ जाते हैं हम रचना के सातवें चरण में। बिंदु पी को क्यू और आर से मिला देते हैं। बिंदु पी को मिला दीजिए बिंदु क्यू से, मिला दिया। और बिंदु पी को बिंदु आर से मिला देते हैं, मिला दिया। तब पी क्यू और पी आर अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, यही दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी हमें रचना करनी थी। अब हमें पी क्यू और पी आर को मापना भी है, इनकी लंबाई को मापना है। ठीक है। तो पी क्यू पटरी से, स्केल से आप नाप लीजिए पी क्यू को। ठीक है। तो आप पी क्यू को नापेंगे तो आपको आएगा 4.47 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पी क्यू की लंबाई को माप लीजिएगा पटरी से, तो करीब करीब आएगा 4.47 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी प्रकार जब आप पी आर को मापेंगे तो वो भी आएगा 4.47 सेंटीमीटर। तो आप माप सकते हैं पी आर को भी। ठीक है। पटरी से माप नहीं है, माप क्या सकते हैं। ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4.47 सेंटीमीटर। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा, रचना हो गई हमारी। अब हमें करने हैं, रचना का औचित्य देना है, तो रचना की प्रामाणिकता को करेंगे अब हम। रचना हो गई, अब रचना की प्रामाणिकता कर लेते हैं। तो उसके लिए O और Q को मिलाइए तथा O और R को मिलाइए। O और Q को मिला लेते हैं और O और R को मिला लेते हैं। मिला लिया भाई साहब। पी क्यू जो है, पी ओ जो है वृत्त का व्यास है। पी ओ जो है वो वृत्त का व्यास है जो अभी हमने खींचा है, उस वृत्त का। ठीक है। वृत्त का व्यास है, तो इसका मतलब पीओ अर्धवृत्त होगा। बिल्कुल होगा, वृत्त का व्यास अर्धवृत्त होता है। यानी कि ये जो पीओ है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब कि वृत्त के व्यास या अर्धवृत्त से जो भी कोण हम खींचेंगे वृत्त के अंदर, वो समकोण होता है। ठीक है। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप कक्षा 9 के भी वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि अर्धवृत्त का कोण समकोण क्यों होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, कोण क्यू जो है वो अर्धवृत्त का ही कोण है, तो ये समकोण होगा, क्योंकि देखो पीओ से बन रहा है ये कोण क्यू। ठीक है। उसी प्रकार कोण क्यू वो भी अर्धवृत्त से बन रहा है, पीओ से बन रहा है। तो कोण कोण आर जो है ये भी पीओ से बन रहा है, कोण आर। तो ये भी 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। ठीक है, क्योंकि ये पीओ से बन रहा है तो कोण आर भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। अगर कोण क्यू 90 डिग्री का है तो पी क्यू और ओ क्यू ये दोनों जो है एक दूसरे पर लंब होंगे, तो वही लिखा है हमने, पी क्यू लंब है ओ क्यू पर। अगर कोण आर 90 डिग्री का है तो पी आर और ओ आर एक दूसरे पर लंब होंगे, तो हमने लिख दिया पी आर और ओ आर एक दूसरे पर लंब है। अब दोस्तों ओ क्यू और ओ आर जो है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ क्यू और ओ आर कौन से वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये जो छोटा वाला जो वृत्त था ना हमारा, छोटा जो वृत्त दिया गया है, ठीक है, उसकी त्रिज्याएं हैं। पर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ओ क्यू और ओ आर। ठीक है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्याएं। और दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यहाँ पर देखिए ओ क्यू लंब है पी क्यू पर, तो पी क्यू क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। उसी प्रकार ओ आर जो त्रिज्या है वो लंब है पी आर पर, तो पी आर भी क्या हो जाएगी हमारी, स्पर्श रेखा। तो हम कह सकते हैं कि अतः पी क्यू और पी आर
अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू और ओ क्यू लंब है तो पी क्यू हो जाएगी, ओ क्यू जो है त्रिज्या है तो पी क्यू स्पर्श रेखा होगी। उसी प्रकार पी आर और ओ आर जो है एक दूसरे पर लंब है, ओ आर त्रिज्या है तो पी आर स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ हो गई ये रचना की प्रमाणिकता। अब जो हमने लंबाई मापी थी उसके परिकलन की भी जांच कर लेते हैं कि वो सही मापी थी कि नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओ क्यू और ओ आर 4 सेंटीमीटर होंगे, ओ क्यू और ओ आर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हैं और छोटा वृत्त जो खींचा था हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ओ क्यू और ओ आर है हमारा 4 सेंटीमीटर। पीओ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा वृत्त खींचा था, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर की, और पी बिंदु जो है बड़े वृत्त पर है, तो बड़े वृत्त पर जो बिंदु है उसकी उस वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी जो उसकी त्रिज्या है। तो पीओ हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर ये रचना से, ठीक है। अब कोण क्यू 90 डिग्री अभी हमने निकाला था, ये जो कोण क्यू 90 डिग्री आया था हमारा, ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण आया था। उसी प्रकार कोण आर भी 90 डिग्री आया था, अर्धवृत्त का कोण समकोण था, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का था। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक है, ये जो ऊपर वाला समकोण त्रिभुज है पी क्यू ओ, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यहाँ 90 डिग्री का कोण है कोण क्यू, तो सम्मुख भुजा हो गई पीओ, तो पीओ का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी कि पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू का वर्ग, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग। तो ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू कितना है, देखो 4 सेंटीमीटर है तो 4 का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग, पीओ पीओ कितना है 6 सेंटीमीटर तो 6 का वर्ग। अब तो बस हल करना है इसको, तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा पी क्यू का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग धन 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब 16 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग बराबर 36 माइनस 16, 36 में से 16 को घटाएंगे तो मिलेगा 20, तो पी क्यू का वर्ग बराबर 20, ठीक है। तो अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा √20, √20 को आप हल करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 4.47। तो पी क्यू की लंबाई आ गई हमारी 4.47 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू की। आप स्केल से नापेंगे तो भी आपको यही मिलेगी 4.47 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज पीआरओ में। ये नीचे वाला जो समकोण त्रिभुज पीआरओ है, ये कोण आर जो है 90 डिग्री का है, तो पीआरओ जो है समकोण त्रिभुज होगा हमारा। अब इसमें भी लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, 90 डिग्री है कोण आर, सम्मुख भुजा होगी पीओ, तो पीओ का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि पी आर का वर्ग धन ओ आर का वर्ग। तो हमने लिख दिया पी आर का वर्ग धन ओ आर का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग। अब पी आर का वर्ग धन ओ आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो धन 4 का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग, पीओ कितना 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा पी आर का वर्ग धन 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो अब 16 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो पी आर का वर्ग बराबर 36 माइनस 16, 36 में से 16 को घटाएंगे तो मिलेगा 20, तो पी आर का वर्ग हो गया 20। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा √20, √20 को आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 4.47 सेंटीमीटर। तो पी आर की लंबाई आपकी आ जाएगी 4.47 सेंटीमीटर। स्केल से नापी थी आपने तब भी यही आई थी। तो ये यहाँ आपकी परिकलन के माप की भी जांच हो गई, ठीक है, इस परिकलन से माप की भी जांच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये प्रश्न हमारा पूरा, ठीक है। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। तो प्रश्न 3 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हम खींच लेंगे, कोई भी खींच लेगा वो तो। फिर इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो दोस्तों प्रश्न को समझते हैं और उसको हल कर लेते हैं। तो प्रश्न को समझ लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो रचना के चरण होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो एक बिंदु ले लिया हमने O, ठीक है। अब इसको केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया प्रकार की सहायता से। अब हमें क्या करना है, वृत्त का व्यास EF को दोनों ओर इस प्रकार बढ़ाया। पहले तो वृत्त का व्यास खींच लिया EF,
ठीक है, अब इसको दोनों ओर बढ़ाना है। ठीक है, किस प्रकार बढ़ाना है कि पीओ और ओ क्यू 7 सेंटीमीटर के बराबर हो। देखिए, पी से जो ओ की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर हो और ओ से जो क्यू की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर हो। यही दिया है प्रश्न में। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। तो पी जो है केंद्र ओ से 7 सेंटीमीटर पर ले लीजिए और क्यू को भी केंद्र ओ से 7 सेंटीमीटर पर ले लीजिए। पर इस प्रकार लेना है कि ये व्यास के बढ़ाए गए बिंदु हों। ठीक है, मतलब एक ही रेखा में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्यू को इधर ले लिया और पी को इधर लिया। ठीक है, पहले व्यास खींचेंगे। ठीक है, फिर केंद्र से व्यास के एक तरफ पी बिंदु ले लेंगे 7 सेंटीमीटर दूरी पर और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यास के दूसरे सिरे पर ले लेंगे हम क्यू बिंदु। ठीक है, तो ये ले लिया। पी भी जो है, जो पीओ है वो 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, पीओ को समद्विभाजित करना है और मान लेंगे कि पीओ का मध्य बिंदु एक्स है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पी और ओ जो है, पीओ जो रेखाखंड है इसको समद्विभाजित करेंगे। दोस्तों, अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करते हैं। तो यदि आपने हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, तो उसी विधि से हम यहाँ पीओ को समद्विभाजित करेंगे। तरीका क्या होगा, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु पी पर और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी होगी पीओ के आधे से अधिक। पीओ की जो दूरी है, पीओ की कितनी दूरी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का आधा होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर से अधिक यानी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हैं, वो रखेंगे और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप ऊपर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल के बीच की दूरी को वही रखेंगे। ठीक है, मान लिया 4 सेंटीमीटर रखा हमने। ठीक है, जो भी रखा, जो फिक्स कर लिया अभी। ठीक है, और जो है पेंसिल से एक चाप लगा देंगे नीचे। प्रकार का नुकीला हिस्सा रहेगा बिंदु पी पर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु ओ पर, केंद्र ओ पर, और दूरी वही रहेगी प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और एक चाप लगा देंगे ऊपर। प्रकार का नुकीला हिस्सा रहेगा बिंदु ओ पर ही। ठीक है, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रहेगी और एक चाप लगा देंगे नीचे। अब जहां पर दोनों चाप ऊपर काट रहे हैं उसको मान लेंगे बिंदु ए, जहां पर दोनों चाप नीचे काट रहे हैं उसको मान लेंगे बिंदु बी। ए और बी को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे हम। ये रेखा जहां पर भी पीओ को काट रही है उसे ले लेंगे बिंदु एक्स। ठीक है, तो ये जो बिंदु एक्स है ये होगा पीओ का मध्य बिंदु। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी ए भी काटेगी पीओ को वही होगा पीओ का मध्य बिंदु। तो हमें पीओ का मध्य बिंदु मिल गया एक्स। रचना का अगला चरण है, OQ को समद्विभाजित करिए और माना कि OQ का मध्य बिंदु y है। तो अब हमें OQ को समद्विभाजित करना है। तरीका वही होगा जैसे हमने PO को समद्विभाजित करा था। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु O पर और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल के बीच की दूरी होगी OQ के आधे से अधिक। OQ है 7 सेंटीमीटर तो 3.5 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर दूरी रख ली प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की और एक चाप ऊपर लगा दिया। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को 4 सेंटीमीटर ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु ऊपर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे नीचे पेंसिल से। अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु क्यू पर और दूरी वही रहेगी प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की 4 सेंटीमीटर और एक चाप लगा देंगे ऊपर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु क्यू पर ही रखेंगे और दूरी वही होगी प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की और एक चाप लगा देंगे नीचे। ये दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटेंगे ऊपर वाले, वो हो गया हमारा बिंदु सी, कुछ भी ले सकते हैं। और नीचे वाले दोनों चाप जहां काट रहे हैं उसे मान लेते हैं बिंदु डी। बिंदु सी और बिंदु डी से होकर जाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा जहां पर भी OQ को काटेगी वही होगा OQ का मध्य बिंदु, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु Y। ठीक है, अब चलते हैं रचना के 6वें चरण में। अब क्या करना है हमें, x को केंद्र मानकर और x को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। x को केंद्र मानेंगे और x को त्रिज्या का, ठीक है, एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, तो x को त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, अब पीओ का मध्य बिंदु था x, तो जो वृत्त खींचेंगे वो O बिंदु और P बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो वृत्त खींचा है ये दिए गए वृत्त को, जो पीला वाला वृत्त है, जो दिया गया वृत्त है, ठीक है, उसको R और S पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो पहले बिंदु को मान लेंगे हम बिंदु R और दूसरे बिंदु को मान लेंगे बिंदु S। अब क्या करेंगे, y को केंद्र मानकर तथा वाइयों को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देंगे। y को केंद्र मानकर और वाइयों को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देते हैं। तो एक वृत्त खींच दिया। अब y जो है ओ क्यू का मध्य बिंदु है, तो जो भी वृत्त खींचेंगे y
वाई को त्रिज्या लेकर वो बिंदु O और बिंदु Q से होकर जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दिए गए वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो बिंदु है T और U। ठीक है, तो देखो दिया गया वृत्त पीला वाला वृत्त है, इसको ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ऊपर वाले बिंदु को मान लेंगे बिंदु T और नीचे वाले बिंदु को मान लेंगे बिंदु U। अब अगले चरण में बिंदु P को बिंदु R और बिंदु S से मिलाइए। बिंदु P को बिंदु R से मिला देते हैं और बिंदु P को बिंदु S से मिला देते हैं और बिंदु Q को बिंदु T और बिंदु U से मिलाइए। तो बिंदु Q को बिंदु T से मिला देते हैं और बिंदु Q को बिंदु U से मिला देते हैं। अब जो हमें PR, ये PR, PS, ये PS, QT, ये QT और QU जो मिला, यही क्या है, हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो जो हमें स्पर्श रेखाएं की रचना करनी थी वो हमने स्पर्श रेखाओं की रचना कर ली। ठीक है, अब हमें करनी है रचना की प्रमाणिकता। रचना हो गई हमारी दोस्तों, अब हम रचना की प्रमाणिकता कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो OR, OS, OT और OU को मिलाइए। तो O और R को मिला देते हैं, फिर O और S को मिला देते हैं, फिर O और T को मिला देते हैं, फिर O और U को मिला देते हैं। मिला दिया भैया। PO वृत्त का व्यास है। PO जो है, जो हमने बाद में वृत्त खींचा था उसका व्यास है, बिल्कुल है। तो PO अर्धवृत्त होगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त का व्यास जो है अर्धवृत्त ही होता है, तो PO जो है अर्धवृत्त होगा। उसी प्रकार QO जो है वो वृत्त का व्यास है। QO जो है वृत्त का व्यास है, जो हमने बाद में वृत्त खींचा था उसका व्यास है। तो इसका मतलब है कि QO जो है वो भी अर्धवृत्त होगा, बिल्कुल होगा भैया। और हम जानते हैं, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए, जो PO अर्धवृत्त है उससे दो समकोण हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। एक कोण R जो है अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि PO अर्धवृत्त से बना है और ये कोण, तो कोण R समकोण है, तो कोण R को लिख दिया 90 डिग्री। उसी प्रकार PO से एक और कोण बना हुआ है कोण S, तो कोण S भी समकोण होगा 90 डिग्री का, तो कोण S को 90 डिग्री दिखा दिया। उसी प्रकार जो है हमारा QO अर्धवृत्त है, तो QO से एक कोण ऊपर बना है कोण T, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो कोण T 90 डिग्री का होगा, तो हमने लिख दिया कोण T 90 डिग्री। उसी प्रकार QO से एक और कोण बना है नीचे की तरफ कोण U, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो कोण U भी 90 डिग्री होगा, तो हमने 90 डिग्री से दर्शा दिया। अब अगर कोण R 90 डिग्री है तो PR और OR लंब होंगे एक दूसरे पर, तो PR और OR लंब है एक दूसरे पर, लिख दिया हमने। कोण S 90 डिग्री है तो PS और OS लंब होंगे एक दूसरे पर। ठीक है, तो PS लंब होगा OS पर, PS और OS लंब होंगे एक दूसरे पर। कोण T 90 डिग्री है तो QT और OT ये लंब होंगे एक दूसरे पर, तो QT लंब होगा OT पर, दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे। उसी प्रकार कोण U 90 डिग्री है तो QU और OU ये एक दूसरे पर लंब होंगे, तो हमने लिख दिया QU लंब होगा OU पर, ये एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक है, अब देखिए OR, OS, OT और OU वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या नहीं है पर वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखो OR जो है और OS ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, उसी प्रकार OT और OU दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हमने अध्याय 10 में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो OR त्रिज्या है वृत्त की, तो PR पर लंब है ये, तो इसका मतलब PR क्या होगा, PR स्पर्श रेखा होगी। उसी प्रकार OS त्रिज्या है और OS PS पर लंब है, देखिए। ठीक है, तो PS क्या होगी, हमारी स्पर्श रेखा होगी। उसी प्रकार देखिए OT त्रिज्या है और OT लंब है QT पर, OT और QT लंब है एक दूसरे पर, तो QT क्या होगा, स्पर्श रेखा होगी। उसी प्रकार OU क्या है, त्रिज्या है और OU लंब है QU पर। ठीक है, तो QU क्या होगा, स्पर्श रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः PR, PS, QT और QU अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। प्रश्न 4 में है, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, यानी कि रचना की प्रमाणिकता भी करनी है। तो रचना क्या करनी है हमें प्रश्न 4 में, 5 सेंटीमीटर
त्रिज्या के एक वृत्त पर, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो दोस्तों पहले प्रश्न को समझ लेते हैं हम, फिर प्रश्न की रचना करेंगे, ठीक है, जो भी कहा गया है हमें। तो हम पहले बना लेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों एक बिंदु बाहर पी लेंगे जिससे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे दो, जो एक दूसरे से परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा उसको समझ लेते हैं हम। देखो दोस्तों, OA एक त्रिज्या होगी, ठीक है, और OB दूसरी त्रिज्या होगी, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने अध्याय 10 में पढ़ा है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब PA पर लंब होगी OA, PA पर लंब होगी OA, ठीक है। इसका मतलब है ये जो कोण A है ये 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार PB स्पर्श रेखा है और OB त्रिज्या है, तो PB पर लंब होगी OB, ठीक है। इसका मतलब कोण भी जो है वो 90 डिग्री का होगा, कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों देखो, ये 60 डिग्री का कोण हमें खींचना है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OAPB ये एक चतुर्भुज ही तो है, ठीक है, तो इसके चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिखा कोण A धन कोण O धन कोण A धन कोण P धन कोण B बराबर 360 डिग्री, ये लिख दिया हमने। फिर कोण O हमें पता नहीं है, कोण A 90 डिग्री है, लिख दिया। धन कोण P ये 60 डिग्री का हमें रचना करनी है, तो लिख दिया। धन कोण B 90 डिग्री है, तो लिख दिया बराबर 360 डिग्री। तो अब कोण O धन 90 धन 60 150, 150 धन 90 240 बराबर 360 डिग्री। अब 240 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो कोण O बराबर आएगा 360 माइनस 240 डिग्री। 360 में से 240 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कोण O बराबर 120 डिग्री। इसका मतलब ये जो कोण O है ये 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बस हम समझ रहे हैं कि प्रश्न को कैसे हल करना है, रचना कैसे करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोण O 120 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बनाएंगे और कोण भी 90 डिग्री का बनाएंगे, तो ये जो कोण P है ये अपने आप 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अब हम रचना पर, अभी तक हमने बस प्रश्न को समझा है। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी रचना कर लेते हैं। तो रचना के चरण, सबसे पहले तो किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। तो एक बिंदु O ले लिया हमने, इसको केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया प्रकार की सहायता से। फिर वृत्त पर एक बिंदु A लीजिए, वृत्त पर हमने एक बिंदु A ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। और O और A को मिला दीजिए, O और A को मिला दिया हमने, ठीक है, स्केल पटरी की सहायता से। अब OA पर 120 डिग्री के कोण पर OB खींचिए, ठीक है। तो OA पर हमें 120 डिग्री के कोण पर OB खींचना है, ठीक है। तो OA पर हमें 120 डिग्री का कोण खींचना है। दोस्तों 120 डिग्री की कोण खींचने की जो प्रक्रिया है वो हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में बताई है। तो यदि आपने अध्याय 11 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु O पर, पेंसिल को कुछ दूरी पर ले जाएंगे और एक चाप लगा देंगे बड़ा सा, ठीक है। ये चाप जहां पर भी OA को प्रतिच्छेद करेगा काटेगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। अब क्या करना होगा दोस्तों, 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर जो हमें चाप लगाने पर मिला था OA पर, ठीक है। और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां पर भी दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। तो दोस्तों अब अगर हम वो बिंदु और इस बिंदु से किरण खींच दें, रेखा खींच दें, तो 60 डिग्री का कोण मिलेगा, परंतु हमें 120 डिग्री का कोण खींचना है। तो हम प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रख देंगे इस बिंदु पर जो अभी दोनों चापों को काटने पर मिला था, ठीक है। और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो O बिंदु है वृत्त का केंद्र वो, और ये जो नया बिंदु मिला है हमें, इस बिंदु से जाते हुए हम एक रेखाखंड खींच देंगे जो वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु हो जाएगा B, ठीक है। अब जो दोस्तों कोण AOB बन गया हमारा, वो बन गया 120 डिग्री का कोण, क्योंकि 120 डिग्री के कोण के बनाने की यही प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा चरण 3 पूरा हो गया। OA पर हमने 120 डिग्री के कोण पर OB को खींच दिया। अब चलते हैं रचना के चौथे चरण में।
यहाँ हमें AO पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण AX खींचनी है। AO पर हमें एक किरण खींचनी है AX, जो इस AO पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में सीखा था कि कैसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यदि आपने हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। उसी विधि का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करना होगा, हमें प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु A पर और कुछ दूरी पर ले जाएंगे पेंसिल को, एक बड़ा सा चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पर भी AO को काट रहा होगा, ठीक है, वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रख देंगे अब इस बिंदु पर जो हमें चाप लगाने पर AO पर मिला था, और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप जो पहले लगाए गए चाप को जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे उस बिंदु पर जो हमें अभी दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु पर मिला था। ठीक है, तो वहां पर प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रख देंगे अब हम इस बिंदु पर। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे बाईं तरफ। अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला था। ठीक है, और पेंसिल से प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। इन दोनों चापों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसे दर्शा देंगे। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु और बिंदु ए से होकर जाने वाली एक किरण खींच देंगे। ठीक है, किरण AX। ठीक है, तो अब ये जो किरण AX होगी, ये किरण ये रेखाखंड AO के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, तो हमने रचना का चौथा चरण पूरा कर दिया। AO पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण AX खींच दी। AO पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण AX खींच दी हमने। अब चलते हैं रचना के पांचवें चरण में। यहाँ पर हमें BO पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण BY खींचनी है। तो BO ये है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण BY खींचनी है हमको। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि देखो AO जो है और BO जो है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं और स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्याओं पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली हम किरण खींच रहे हैं वो BO पर क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी वृत्त पर। उसी प्रकार ये जो हमने AX खींचा है AO पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि AO त्रिज्या है तो AX वाला जो किरण है ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार हमें स्पर्श रेखा खींचनी है B से। ठीक है, तो अब हमें BO पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण खींचनी है BY। ठीक है, तो प्रक्रिया वही होगी। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु B पर, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल में कुछ दूरी लेंगे और एक बड़ा सा चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पर भी BO को काट रहा होगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रख देंगे इस बिंदु पर जो चाप लगाने से BO पर मिला था, और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से को इस नए बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु ले लेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रख देंगे हम इस बिंदु पर और एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ पेंसिल से। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे इस बिंदु पर और एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां एक बिंदु ले लेंगे। अब इस बिंदु से और बी बिंदु से, ठीक है, होकर जाने वाली एक किरण BY खींच देंगे। ठीक है, तो हमने किरण खींच दी BY। ठीक है, तो ये जो BY किरण है ये BO पर लंब होगी, 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। इसी तरह 90 डिग्री के कोण की रचना की जाती है। ठीक है, तो हमने BO पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण BY को खींच दिया। अब चलते हैं रचना के छठवें चरण पे। मान लेते हैं कि किरण AX और किरण BY दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, वो है बिंदु P। ठीक है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु P। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रचना पूरी हो गई।
अब हम कह सकते हैं जो पीए और पीबी है वही हमारी अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो देखो पीए, ठीक है, और पीबी, ठीक है, ये दोनों जो है हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं और जो एक दूसरे से परस्पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हैं, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी रचना पूरी। अब हमें करनी है रचना की प्रमाणिकता को। रचना पूरी हो गई, करते हैं रचना की प्रमाणिकता को। तो देखिए कोण ए 90 डिग्री का है, ये हमने रचना की थी, कोण ए 90 डिग्री का है, ठीक है। ए ओ पर ए एक्स किरण खींची थी 90 डिग्री पर। तो कोण ए 90 डिग्री का है, यानी कि जो पी ए है, ठीक है, ये लंब होगा ओ ए पर, ठीक है। तो पी ए लंब है ओ ए पर, ठीक है। उसी प्रकार कोण बी की रचना करी थी हमने 90 डिग्री की, कोण बी 90 डिग्री का खींचा था बी ओ पर, बी वाई किरण खींची थी 90 डिग्री की। तो इसका मतलब है कि पीबी जो है, पीबी जो है वो लंब होगा ओबी पर, पीबी ओबी पर लंब होगा, बिल्कुल सही बात है। और ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने अध्याय 10 में पढ़ा था कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो आप देखिए पी ए लंब है ओ ए पर और ओ ए त्रिज्या है, और पी बी लंब है ओ बी पर, ओ बी भी त्रिज्या है। इसका मतलब पी ए और पी बी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं क्या था, पी ए और पी बी अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। पर ये 60 डिग्री के कोण पर क्यों है, इसकी भी पुष्टि कर देते हैं, प्रमाणिकता कर देते हैं कि दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ये दोनों स्पर्श रेखाएं, ये तो हमने प्रमाणित कर दिया पी ए और पी बी। अब ये दोनों परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, इसकी प्रमाणिकता भी कर देते हैं, ठीक है, कि पी ए और पी बी कैसे 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए कोण P, कोण A, कोण O और कोण B, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि PAOB ये एक चतुर्भुज बन रहा है हमारा, ठीक है। तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कोण P हमें देखना है कितना आता है हमारा, कोण A 90 डिग्री है, ठीक है, हमने रचना की थी, धन कोण O की 120 डिग्री की रचना की थी, ठीक है, धन कोण B की भी रचना करी थी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण P धन देखो 120 90 धन 120 210, 210 धन 90 300। तो ये हो गया कोण P धन 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 300 डिग्री को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो कोण P बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। 360 में से 300 घटाएंगे तो मिलेगा 60। कोण P आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी, वो परस्पर कितने डिग्री के कोण पे है झुकी हुई, जो पी ए और पी बी है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी, इसकी पुष्टि हमने यहाँ पर कर दी थी। अब पी ए और पी बी जो है एक दूसरे से परस्पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, उसकी पुष्टि हमने यहाँ पर कर दी। तो इस तरह हो जाती है हमारी रचना की प्रमाणिकता। प्रश्न 5 में कहा गया है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। तो रचना करनी है और रचना की प्रमाणिकता करनी है। प्रश्न 5 में कहा गया है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। तो दोस्तों प्रश्न को समझ लेते हैं पहले, फिर रचना करेंगे। तो हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींच लेंगे। फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ए को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे प्रकार की सहायता से, ठीक है। तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो बी को केंद्र मानेंगे प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। यानी कि देखो बड़ा वाला जो वृत्त है 4 सेंटीमीटर का, उसका केंद्र ए है, उससे जो बी केंद्र वाला वृत्त है उस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और बी केंद्र वाला जो वृत्त है उससे ए केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बी का जो है लंब समद्विभाजक खींचना होगा, ठीक है। तो वो खींचेंगे। फिर इस लंब समद्विभाजक का जो मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे वो मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो उसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। अब ये जो वृत्त खींचा है, ठीक है, ये मान लीजिए जो पहला हमारा वृत्त है, जो बी केंद्र वाला वृत्त है, और जो भी वृत्त खींचा है जहां मिलेगा वो एक बिंदु होगा, उस बिंदु को एक केंद्र से मिला देंगे तो एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। और बी केंद्र वाला वृत्त ये खींचे गए वृत्त को एक और बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उसको बिंदु केंद्र ए से मिला देंगे तो दूसरी स्पर्श रेखा मिल जाएगी। उसी प्रकार जो हमारा एक केंद्र वाला वृत्त है, वो ये नए खींचे गए वृत्त को जहाँ स्पर्श करेगा वहां हमें दो बिंदु मिलेंगे। पहला बिंदु P मिला तो उसको केंद्र बी से मिला देंगे तो स्पर्श रेखा PB मिल जाएगी। फिर ये जो वृत्त है ये एक और बिंदु पर स्पर्श करेगा Q पर, मान लेते हैं Q पर, तो केंद्र B को Q से मिला देंगे तो एक और स्पर्श रेखा BQ मिल जाएगी।
तो इस प्रकार हमें 4 स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो ये तो था प्रश्न। अब हम करते हैं इसकी रचना। तो बहुत ही आसान रचना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, रचना के चरण। पहला चरण है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। एक AB रेखाखंड आप स्केल से नापकर 8 सेंटीमीटर का खींच दीजिएगा। फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक प्रकार से हम वृत्त खींच देंगे। फिर चरण 3, बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु बी पर रखेंगे तो बिंदु बी को केंद्र मानकर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं रचना के चौथे चरण में। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी को समद्विभाजित करेंगे और मान लेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु ओ है। तो ए बी को समद्विभाजित करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमें ए से स्पर्शरेखा खींचनी है बी केंद्र वाले वृत्त पर। ठीक है, तो इसलिए ए बी को समद्विभाजित करेंगे। और फिर हमें बी से स्पर्शरेखा खींचनी है ए केंद्र वाले वृत्त पर। ठीक है, तो एक ही समद्विभाजित से हमारा काम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो अब हमें करना है ए बी को समद्विभाजित। तो दोस्तों किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करने का तरीका हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में सीखा है। तो आप हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। उसी विधि का प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी से आधे से अधिक, ए बी कितना है यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर से अधिक, मान लीजिए 5 या 6 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल के बीच में। और प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे बिंदु ए पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप ऊपर की तरफ। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रख लीजिए। ठीक है, और प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु ए पर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से नीचे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु बी पर और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे ऊपर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को भी बिंदु बी पर ही रखेंगे और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे नीचे। ठीक है, जहां पर भी जो है ऊपर वाले चाप काटेंगे एक दूसरे को, उसको मान लेते हैं कोई एक बिंदु, मान लेते हैं एक्स। उसी प्रकार नीचे जो दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसे मान लेते हैं बिंदु वाई। अब एक्स और वाई को मिला देते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई को मिला दिया हमने, एक रेखा खींच ली। अब ये जो एक्स वाई है ए बी को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वहां एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ओ। ठीक है, तो ये जो बिंदु ओ है यही है हमारा ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो हमने एक्स वाई से जो है ए बी को समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, और जहां प्रतिच्छेद किया वो बिंदु ओ मान लिया, तो हमें ए बी का मध्य बिंदु मिल गया ओ। अब चलते हैं रचना के अगले चरण में। अब यहाँ पर ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो ओ ए को त्रिज्या ले लो या ओ बी को त्रिज्या ले लो, बात तो एक ही है क्योंकि ओ मध्य बिंदु है ए बी का। ठीक है, तो ओ को केंद्र मानकर ओ ए को त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त खींच दिया। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ओ पर और जो है ओ ए को त्रिज्या लेकर एक वृत्त हमने खींच दिया। आ जाते हैं दोस्तों रचना के छठे चरण में। तो ये जो हमने ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचा है, मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है केंद्र ए वाले वृत्त को बिंदु पी और क्यू पर तथा केंद्र बी वाले वृत्त को बिंदु आर और एस पर प्रतिच्छेद करता है। तो केंद्र ए वाला जो वृत्त है ये हमने पीले रंग से दिखा दिया। इसको केंद्र ओ वाला वृत्त जो है बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ऊपर वाले बिंदु को पी मान लेंगे और नीचे वाले बिंदु को क्यू मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये जो केंद्र ओ वाला वृत्त है ये केंद्र बी वाले वृत्त को, ठीक है, जैसे हमने अभी रंगीन कर दिया, वाले वृत्त को बिंदु आर और एस पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ ये भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो ऊपर वाले बिंदु को आर मान लिया और नीचे वाले बिंदु को एस मान लेंगे। अब रचना का अगला चरण है सातवां चरण। बिंदु ए को बिंदु आर तथा बिंदु एस से मिलाइए। बिंदु ए को बिंदु आर से मिला देते हैं, बिंदु ए को बिंदु एस से मिला देते हैं। ठीक है, फिर रचना का आठवां चरण। बिंदु बी को बिंदु पी तथा बिंदु क्यू से मिलाइए। बिंदु बी को बिंदु पी से मिला देते हैं और बिंदु बी को बिंदु क्यू से मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया हमने। अब जो है तब हम कह सकते हैं कि ए आर, ए एस, बी पी, बी क्यू अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ए आर, ए एस, बी पी और बी क्यू ये चारों क्या है, हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी रचना स्पर्श रेखाओं की। अब हमें करनी है इसकी प्रमाणिकता। रचना हो गई दोस्तों, अब हम रचना की प्रमाणिकता करेंगे। तो उसके लिए हमें शुरू में क्या करना है, ए पी, ए क्यू, बी आर और बी एस को मिलाइए। तो ए और पी को मिला देते हैं, ए और क्यू को मिला देते हैं, बी और आर को मिला देते हैं और बी और एस को मिला देते हैं।
मिला दिया भैया। अब ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ए बी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी जो है अर्धवृत्त होगा, ओ केंद्र वाले वृत्त का, बिल्कुल अर्धवृत्त होगा। और दोस्तों कक्षा 9 में हमने पढ़ा था अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब कि ए बी से अगर हम कोई कोण बनाएंगे ये ओ केंद्र वाले वृत्त में तो वो समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब देख लेते हैं कोण आर जो है वो 90 डिग्री का होगा। देखो कोण आर जो है वो ए बी से बन रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो कोण आर 90 डिग्री का होगा। कोण आर 90 डिग्री का है तो ए आर और बी आर, ए आर और बी आर ये एक दूसरे पर लंब होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं कोण एस 90 डिग्री का होगा। कोण एस ये भी ए बी से बन रहा है, अर्धवृत्त से बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर कोण एस 90 डिग्री का है इसका मतलब ए एस और बी एस एक दूसरे पर लंब होंगे, ए एस और बी एस ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे, बिल्कुल सही बात है। कोण पी भी 90 डिग्री का होगा, देख लेते हैं। कोण पी क्योंकि ये भी ए बी से बन रहा है। ठीक है, तो और कोण पी 90 डिग्री का है तो बीपी और एपी, बीपी और एपी ये एक दूसरे पर लंब होंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर देख लेते हैं कोण क्यू भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये भी ए बी से बन रहा है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कोण क्यू 90 डिग्री का है तो बी क्यू और ए क्यू, बी क्यू और ए क्यू ये एक दूसरे पर लंब होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए एपी और ए क्यू। देखो एपी और ए क्यू ये ए केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और बी आर और बी एस, बी आर और बी एस ये बी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं हैं लेकिन वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और दोस्तों अध्याय 10 में हमने पढ़ा था कि त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। अब यहाँ पर देखिए ए आर जो है वो बीपी पर लंब है। ठीक है, तो ए आर जो है बीपी पर लंब है, उसी प्रकार जो है ए क्यू जो है बी क्यू पर लंब है। ठीक है, अब बी आर जो है ए पी ए आर पर लंब है, और बी एस जो है ए एस पर लंब है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए आर है वो बी आर पर लंब है, बी आर त्रिज्या है तो ए आर क्या होगी, हमारी स्पर्शरेखा। उसी प्रकार जो है ए एस जो है वो बी एस पर लंब है, बी एस त्रिज्या है तो ए एस भी क्या होगी, स्पर्शरेखा। उसी प्रकार जो बीपी है हमारी वो एपी पर लंब है, एपी त्रिज्या है तो बीपी क्या होगी, स्पर्शरेखा। और ए क्यू जो है वो बी क्यू पर लंब है, ए क्यू त्रिज्या है तो बी क्यू क्या होगी, स्पर्शरेखा। तो हम कह सकते हैं कि ए आर ए एस बी पी और बी क्यू। ठीक है, ए आर ए एस बी पी और बी क्यू ये हमारी क्या अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने रचना की प्रामाणिकता को भी पूरा कर दिया। प्रश्न 6 में दोस्तों इसमें भी हमें निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, मतलब रचना करनी है और रचना की प्रामाणिकता भी करनी है। प्रश्न 6 में कहा गया है माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा कोण भी 90 डिग्री का है। फिर बी से ए सी पर बी डी लंब है। फिर बी सी और डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको सीखने को भी मिलेगा। तो अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। तो आइए दोस्तों इसकी रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एबीसी एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर हो, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण भी 90 डिग्री का। तो रचना के चरण हो जाएंगे। पहले क्या करते हैं हम, बी सी जो 8 सेंटीमीटर लंबा है उसको खींच लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बी सी खींचिए। तो हमने बी सी पर आप स्केल से नाप लीजिएगा 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर लंबाई का बी सी रेखाखंड खींच दीजिएगा। अब बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण बी एक्स खींचिए। ठीक है, अब हमें बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण खींचनी है बी एक्स, जो बी से होकर जाती हो। ठीक है, क्योंकि कोण भी जो है वो हमारा 90 डिग्री का ना, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक और तरीका सीखते हैं कैसे 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका था जो हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में सीखा था, और एक तरीका और सीख लेते हैं। आप किसी भी तरीके से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो क्या है ये तरीका? पहले तो ये जो बीसी है इसको एक मतलब विपरीत दिशा में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए बिंदु बी पर, पेंसिल को कुछ दूरी पर ले जाइए और एक बड़ा सा चाप लगा दीजिए। ठीक है, जो दोनों तरफ काटे, बीसी को भी काटे और बीसी की विपरीत दिशा में भी काटे, दोनों तरफ काटे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पता चलता है कि 180 डिग्री का कोण बना दिया हमने। ठीक है, अब 180 डिग्री का कोण का अगर हम आधा बना दें, समद्विभाजक कर दें, तो 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। और किसी भी कोण का समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में सीखा था। तो आप हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें।
वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे किसी कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। तो देखो 180 डिग्री का कोण बना दिया और इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। क्या प्रक्रिया होगी, देखो ये जो हमने चाप लगाया था ये बीसी को जहाँ काट रहा है वहां एक बिंदु ले लिया और जहां बीसी की विपरीत दिशा में काट रहा है वहां एक बिंदु ले लिया। अब ये दो जो बिंदु मिले उनमें से एक पहला जो बिंदु था जो बीसी पर है वहां पर प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे, ठीक है। और जो है जितनी दूरी बीसी की है, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, उससे अधिक दूरी लेंगे और पेंसिल को ले जाएंगे और एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ। अब पेंसिल की दूरी और प्रकार के नुकीले हिस्से की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रख देंगे अब इस बिंदु पर जो चाप लगाने पर हमें विपरीत दिशा में मिला था। और जो है एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे जो पहले चाप को प्रतिच्छेद करे। अब दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है। ये बिंदु मान लिया हमने एक्स है। अब बी और एक्स से जाती हुई एक किरण खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो बी एक्स से जाती हुई किरण है अब ये बीसी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण खींच दिया हमने। अब क्या करना है, बी को केंद्र मानकर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप किरण बी एक्स पर लगाइए, क्योंकि ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो बीसी तो हमने खींच लिया 8 सेंटीमीटर का, कोण भी 90 डिग्री का है वो बना लिया। तो बी से ए की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसलिए बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, ठीक है। कहाँ पर, किरण बी एक्स पर, ठीक है। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु बी पर और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी रखेंगे 6 सेंटीमीटर और एक चाप लगा देंगे किरण बी एक्स पर। ये चाप जहां पर भी किरण बी एक्स को काटेगी, मान लेते हैं कि ये चाप किरण बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये बिंदु ए मिल गया हमको। अब ए सी को मिलाइए, बिंदु ए और बिंदु सी को मिला देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एबीसी समकोण त्रिभुज की रचना कर ली है, जिसमें ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है और कोण बी जो है 90 डिग्री का है। अब अगला चरण आता है बी से ए सी पर बी डी लंब है, ठीक है। तो अब बी से एक लंब डालना है किस पे, ए सी पर, ठीक है। तो बी डी एक लंब डालना है कि डी बिंदु होगा यहाँ पर। तो अब हमें बिंदु बी से लंब डालना है कर्ण ए सी पर, ठीक है। तो वो कर लेते हैं अब। तो दोस्तों अब हम एक नई चीज सीखने वाले हैं कि कैसे किसी बिंदु से किसी दूसरी रेखा पर लंब डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या रचना का चरण होगा इसका, बिंदु बी से एसी पर हमें बी डी लंब डालना है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी उसको समझ लीजिए। बिंदु बी से हम प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और पेंसिल को दूरी को रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को, कि यहाँ पर हम एक चाप लगा सकें एसी पर, ठीक है। ऐसा चाप लगा सके जो एसी को दो तरफ काटे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक चाप लगाना है एसी पर जो एसी को दो तरफ काटे, यानी कि 180 डिग्री का कोण बना ले, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये चाप बनाना है और जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है एसी को ये चाप, उन दोनों बिंदुओं को दर्शा देंगे, ठीक है। तो पहली प्रक्रिया तो ये हो गई। बी से हमें लंब डालना है एसी पर, तो हमने प्रकार का नुकीला हिस्सा बी पर रखा, बिंदु बी पर, और एक ऐसा चाप लगाया जो 180 डिग्री का कोण बनाए एसी पर। जिन दो बिंदुओं पर वो एसी को प्रतिच्छेद करेगा चाप, उन दोनों बिंदुओं को हमने दर्शा दिया। अब तो बहुत ही आसान है। अब देखो हमने 180 डिग्री का कोण बना लिया एसी पर। अब इस 180 डिग्री का अगर हम कोण समद्विभाजक खींच दें, जैसा कि हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है, तो हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा, यानी कि लंब मिल जाएगा। तो क्या प्रक्रिया होगी, प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे इस बिंदु पर और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के आधे से अधिक दूरी पर। तो हमने तो काफी ज्यादा दूरी पर रख दिया है और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे ऊपर। उसी प्रकार अब पेंसिल के नुकीले हिस्से की और पेंसिल की दूरी और प्रकार के नुकीले हिस्से की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे दूसरे बिंदु पर और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो पहले चाप को प्रतिच्छेद करे। दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां एक बिंदु ले लेंगे। अब ये जो बिंदु आया और बिंदु बी को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। ये किरण जो है एसी को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी जिस बिंदु पर, वो बिंदु होगा हमारा बिंदु डी। और यहाँ पर जो है बिंदु डी जो है, जो बी डी है, वो हमारा लंब होगा एसी पर, ठीक है। तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण। तो ये हमने कर लिया, बी से एसी पर बी डी लंब है, बी बिंदु से एसी पर हमने एक लंब डाल दिया बी डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रचना के 7वें चरण में, जहां बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचना है, ठीक है। तो बी सी और डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचना है हमको। तो केंद्र कहाँ लेंगे वो तो हमको पता नहीं है। तो उसके लिए देखिए,
AC जो है, AC पर लंब है BD, AC पर जो है BD लंब है हमारा। अभी हमने खींचा ये D 90 डिग्री का कोण, कोण D 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण D जो हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये हम जानते हैं, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर अर्धवृत्त अर्थात व्यास से कोई कोण खींचा जाए वृत्त के अंदर, ठीक है, तो वो समकोण होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक वृत्त खींचे बी सी और डी से होकर जाने वाला, और कोण मतलब तीनों बिंदुओं से होकर जाए बी सी और डी से, और कोण डी जो है वो 90 डिग्री का होगा, है यहाँ पर, तो इसका मतलब बी सी क्या है, अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त का मतलब होता है व्यास। ठीक है, तो बी सी जो है हमारा अर्धवृत्त होगा, ये तो पक्की बात हो गई अब, यानी कि बी सी हमारा वृत्त का व्यास होगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि बी सी वृत्त का व्यास होगा जिस वृत्त के बिंदु होंगे बी सी और डी। ठीक है, बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचना है, तो अगर बी सी डी वृत्त के बिंदु होंगे और डी 90 डिग्री का कोण है, तो बी सी जो है वृत्त का व्यास होगा, ये हमें पता चल गया। अब तो बहुत आसान हो जाएगा, अगर हम वृत्त के व्यास का जो है लंब समद्विभाजक खींच दें, तो BC का जो मध्य बिंदु होगा, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है, तो BC का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। यानी कि अगर लंब समद्विभाजक खींच दें तो BC का मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो अब BC को समद्विभाजित कर देते हैं और मान लेंगे कि BC का जो मध्य बिंदु आएगा समद्विभाजित करने का, वो है बिंदु O। समद्विभाजित करने का तरीका दोस्तों अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप अध्याय 11 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। क्या तरीका है BC को समद्विभाजित करना है, तो B पर रखेंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे BC के आधे से अधिक दूरी पर। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे ऊपर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रख देंगे फिक्स, और प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु B पर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से नीचे। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु C पर और एक चाप लगा देंगे ऊपर जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को भी बिंदु C पर रखेंगे, पेंसिल से अब एक चाप लगा देंगे नीचे जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, जहां पर ऊपर दोनों चाप प्रतिच्छेद करें वहां एक बिंदु लेंगे, जहां दोनों नीचे चाप प्रतिच्छेद करें वहां एक बिंदु लेंगे। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रेखा BC को जहां प्रतिच्छेद करेगी वही होगा BC का मध्य बिंदु। ठीक है, तो BC को जहां प्रतिच्छेद कर रही है ये जो रेखा खींची है वो हो गया हमारा मध्य बिंदु O, ये हमने मान लिया। तो हमें मध्य बिंदु मिल गया BC का O, और BC हमारा व्यास है तो O क्या होगा, हमारा केंद्र होगा। तो अब BC और D से होकर जाने वाला वृत्त खींचना है तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर तथा OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देंगे। O को केंद्र मानेंगे, OC त्रिज्या ले लो या OB ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। ठीक है, एक वृत्त खींचेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु O पर और एक जो है हम वृत्त खींच देंगे। ठीक है, केंद्र होगा O और त्रिज्या होगी OC। ठीक है, अब OA को मिलाइए, O और A को मिलाइए। क्यों मिलाना है O और A को, ये समझ लीजिए। प्रश्न में आगे देखिए, BCD से होकर जाने वाला वृत्त तो खींच दिया हमने। अब A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब ये जो बिंदु A बाहर है उससे हमें ये जो वृत्त खींचा है इस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वृत्त के जो केंद्र है उससे जिस वृत्त से स्पर्श रेखा खींचने है उसको मिला देंगे। तो O और A को मिला दीजिए। तो O और A को पटरी की स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। दोस्तों अब ये प्रश्न हो गया बिल्कुल प्रश्न 1 और प्रश्न 3 की तरह। ठीक है, क्योंकि हमें जो है केंद्र मिल गया वृत्त का। ठीक है, हमने O और A को मिला दिया। अब हमें क्या करना होगा, A से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो केंद्र O और A जिसका मध्य बिंदु निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें OA को करना होगा समद्विभाजित। ठीक है, तो हम OA को समद्विभाजित कीजिए, माना कि OA का मध्य बिंदु E है। और किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करना है ये अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था और अभी अभी हमने किया था। तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु A पर रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे AO के आधे से अधिक दूरी पर। दाईं तरफ एक चाप लगा देंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु A पर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे बाईं तरफ। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रहेगी और प्रकार का नुकीला हिस्सा आ जाएगा बिंदु O पर और एक चाप लगा देंगे दाईं तरफ जो पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे और प्रकार का नुकीला हिस्सा भी बिंदु O पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे दाईं तरफ जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। दाईं तरफ दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करें वहां एक बिंदु ले लेंगे, बाईं तरफ दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करें वहां एक बिंदु ले लेंगे। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ये जो रेखा खींची हमने यही AO को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो AO और ये जो रेखा खींची है इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है
ठीक है। वही क्या है हमारा ओ ए का मध्य बिंदु ई। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गया हमें ई। इसका मतलब ई क्या है, ए ओ का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए ई और ई ओ ये बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ई को केंद्र मानकर तथा ए ई को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। अब ई को केंद्र मानेंगे और ए ई को त्रिज्या लेंगे। ए ई को ले लीजिए या ई ओ को ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ई मध्य बिंदु है ए ओ का। तो ई को केंद्र मानकर और ए ई को त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त खींच दिया। तो दोस्तों जो हमने अभी वृत्त खींचा है ई को केंद्र मानकर, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है ये ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर तो प्रतिच्छेद कर रहा है। वो बिंदु है, देखो बिंदु बी तो दिख ही रहा है हमको, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे मान लेंगे हम बिंदु एफ। ठीक है, तो बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब बिंदु ए को बिंदु बी तथा बिंदु एफ से मिलाइए। तो बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाने की जरूरत तो नहीं थी, पहले से ही मिला हुआ है। अब बिंदु बी को बिंदु ए को बिंदु एफ से भी मिला देंगे, बिंदु ए को बिंदु एफ से मिला देते हैं। ठीक है, तो अब जो है ए बी और ए एफ वही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी और ए एफ यही हमारी स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी की हमें रचना करनी थी। तो ये हो गई दोस्तों रचना। अब हम कर लेते हैं इस रचना की प्रमाणिकता को। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, रचना हो गई, रचना की प्रमाणिकता कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ओ और एफ को मिलाइए। ठीक है, तो केंद्र ओ और बिंदु एफ को मिला दीजिए, मिला देते हैं। हमने दिखाई दे अच्छे से समझ में आए इसलिए केंद्र ई वाले वृत्त को पीले रंग से दिखा दिया है। ठीक है, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। एओ वृत्त का व्यास है। एओ जो है पीले रंग के वृत्त का व्यास है, केंद्र ई वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, इसका मतलब जो है एओ अर्धवृत्त होगा, बिल्कुल होगा, व्यास जो है अर्धवृत्त होता है। और हमने पढ़ा है कक्षा 9 में अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त से खींचा गया कोई भी कोण जो है उस वृत्त पर समकोण होता है। ठीक है, तो अब एओ से अगर हम कोई भी कोण खींचेंगे केंद्र ई वाले ये पीले वृत्त पे, तो वो समकोण होगा। कोण भी 90 डिग्री का है, देखो ये भी अर्धवृत्त का कोण है, एओ से खींचा गया कोण है। और वैसे भी जब हमने कोण बी की रचना करी थी तो 90 डिग्री का कोण बनाया था। ठीक है, इसका मतलब ए बी लंब है ओबी पर, ओबी पर लंब है ए बी। ठीक है, ओबी पर लंब है ए बी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कोण एफ 90 डिग्री का होगा, कोण एफ ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एओ अर्धवृत्त है, एओ से बनाया हुआ कोण है ये उसी वृत्त पर। ठीक है, एओ व्यास वाले वृत्त पर ही बनाया गया कोण है, तो कोण एफ 90 डिग्री का होगा। कोण एफ 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब ए एफ जो है वो लंब होगा ओ एफ पर। ठीक है, ए एफ ओ एफ पर लंब होगा। अब ओ बी और ओ एफ, ओ बी और ओ एफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये हमने इस रंग से दिखा दिया, अलग रंग से। केंद्र ओ वाला जो वृत्त है उस केंद्र की त्रिज्याएं हैं ओ बी और ओ एफ। ठीक है, देखिए केंद्र ओ से होकर जा रही है, तो ओ बी और ओ एफ जो है केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने अध्याय 10 में पढ़ा था कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ओ बी और ओ एफ त्रिज्याएं हैं केंद्र वाले वृत्त की, और ये लंब है ए बी और ए एफ पर। इसका मतलब क्या है, ए बी और ए एफ क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए एफ अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और यही हमें प्रमाणिकता करनी थी कि ए बी और ए एफ स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ हो गई दोस्तों हमारी रचना की प्रमाणिकता भी। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, तो रचना करनी है और उसकी प्रमाणिकता करनी है। प्रश्न 7 में है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से नहीं खींचना है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें जो है उस वृत्त का केंद्र नहीं पता होगा। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेंगे, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न को हल कर लेते हैं। इस प्रश्न में हम सीखेंगे कि कैसे वृत्त का केंद्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बाकी स्पर्श रेखाओं की रचना तो वैसे ही करनी है जैसे हमने अन्य प्रश्नों में की है, तो वो हम पूरा प्रश्न को हल करेंगे फिर उसकी प्रमाणिकता को करेंगे। तो आइए दोस्तों रचना कर लेते हैं। तो रचना के चरण, पहला चरण है किसी भी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त खींच देंगे हम चूड़ी की सहायता से। अब दोस्तों हमें इस वृत्त का केंद्र नहीं पता है,
तो हमें इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में सीखा था कि किसी भी वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। दो असमांतर जीवाएं लेंगे, ठीक है, उनका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, वो दोनों लंब समद्विभाजक जहां प्रतिच्छेद करेंगे वही होगा हमारा वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो आप हमारे अध्याय 11 के परिचय का वीडियो अवश्य देखिए। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम वृत्त पर दो समांतर जीवाएं ले लेते हैं, ए बी और सी डी। एक असमांतर जीवा ले ली ए बी, दूसरी ले ली सी डी। मतलब कि ये दोनों समांतर नहीं होनी चाहिए बस। तो दो असमांतर जीवाएं ले ली ए बी और सी डी। अब क्या करेंगे, पहले ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक खींच लेंगे, फिर सी डी का खींच लेंगे। तो अभी खींचते हैं ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचना दोस्तों, ये भी अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा है। तो आप वहां पर उसे अवश्य पढ़ लें, उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो कैसे है, क्या थी वो विधि। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना है तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ए पर, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे ए बी के आधे से अधिक, और एक चाप ऊपर लगा देंगे। और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को आप वही रखेंगे, और प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु ए पर रखेंगे और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे नीचे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु बी पर और एक चाप लगा देंगे ऊपर जो पहले चाप को प्रतिच्छेद करे। फिर प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को तो वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को भी बिंदु बी पर ही रखेंगे और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे नीचे जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। जहां पर ऊपर वाले दोनों चाप प्रतिच्छेद करें वहां एक बिंदु ले लेंगे, जहां पर नीचे वाले दोनों चाप प्रतिच्छेद करें वहां एक बिंदु ले लेंगे। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा ए बी जो जीवा है उसको जहां प्रतिच्छेद करेगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये जो रेखा है इसने ए बी जीवा को जो है लंब समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, लंब समद्विभाजित कर दिया, इसका मतलब जो है ये जो हमें एक रेखा मिली है ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये जो कोण है ए बी पर बना रही है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ए बी जीवा पर हमने लंब समद्विभाजक खींच दिया। अब हम खींचेंगे सी डी जीवा पर लंब समद्विभाजक इसी विधि से। तो अब चौथे चरण में हम सी डी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, विधि वही रहेगी। प्रकार का नुकीला हिस्सा लेंगे बिंदु सी पर और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी होगी अब सी डी के आधे से अधिक। ठीक है, और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे बाईं तरफ। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को फिक्स रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु सी पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से दाईं तरफ। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे हम बिंदु डी पर और एक चाप लगा देंगे बाईं तरफ जो पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को भी बिंदु डी पर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से दाईं तरफ जो पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे। अब जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर दाईं तरफ वाले दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां एक बिंदु ले लिया। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखा खींच दी। ये रेखा सी डी को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वही मिल रहा है हमको सी डी का लंब समद्विभाजक। ये जो रेखा है यही है सी डी का लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण हो गया 90 डिग्री का। तो हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींच दी रेखा और सी डी की लंब समद्विभाजक रेखा खींच दी हमने। आ जाते हैं रचना के पांचवें चरण में। रचना के पांचवें चरण में है, माना कि बिंदु ओ इन दोनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। हमने ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा है और सी डी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा है। ये दोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु जो है इन दोनों लंब समद्विभाजकों का, उसको मान लेते हैं हम बिंदु ओ। तब जो बिंदु ओ है वही क्या होगा, हमारा वृत्त का केंद्र होगा। तो अब हमें इस वृत्त का केंद्र पता चल गया, बिंदु ओ। ठीक है दोस्तों, अब तो ये प्रश्न जो है प्रश्न एक की तरह हो गया है, या हम कह लें रचना 11.3 की तरह हो गया है। अब तो बहुत ही आसान है। अब क्या है, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी ले लीजिए। तो एक बिंदु पी ले लिया हमने वृत्त के बाहर, पीओ को मिलाइए। ठीक है, तो बिंदु पी और बिंदु ओ को केंद्रों को मिला दीजिए। बिंदु पी और केंद्रों को मिला दिया, पीओ को मिला दिया। अब पीओ को समद्विभाजित करिए, माना कि पीओ का मध्य बिंदु एम है। तो अब पीओ रेखाखंड को समद्विभाजित कर लेते हैं। कैसे, अभी हमने किए थे समद्विभाजित जीवाओं को उसी विधि से। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु पी पर, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे पीओ के आधे से अधिक और एक चाप लगा देंगे ऊपर। अब प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु पी पर ही रहेगा और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी भी वही रहेगी और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से नीचे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी तो वही रहेगी, परंतु प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ओ पर और एक चाप पेंसिल से लगा देंगे ऊपर
जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रहेगी और प्रकार का नुकीला हिस्सा भी बिंदु O पर रहेगा और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे नीचे जो पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करेगा। ऊपर दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद करें वहाँ एक बिंदु ले लेंगे, नीचे दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद करें वहाँ एक बिंदु ले लेंगे। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखाखंड खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच दी। ये रेखा पीओ को जो है दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो पीओ और ये जो लंब समद्विभाजक हमने खींचा है, समद्विभाजित किया है, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही पीओ का मध्य बिंदु होगा और हम मान रहे हैं कि पीओ का मध्य बिंदु क्या है, एम है। ये बिंदु जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु एम। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस प्रश्न में। अब क्या करना है, एम को केंद्र मानकर तथा एमओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। एम को केंद्र मानेंगे और एमओ को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देते हैं। खींच दिया भैया एक वृत्त। अब माना कि यह वृत्त दिए गए जो वृत्त जो हमने चूड़ी से खींचा था वृत्त ना, उस वृत्त को बिंदु क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ये जो वृत्त अभी खींचा है और जो वृत्त पहले खींचा था वो दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु क्यू और नीचे वाले बिंदु को मान लेंगे बिंदु आर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, बस बिंदु P को बिंदु Q तथा बिंदु R से मिला दीजिए। तो बिंदु P को बिंदु Q से मिला देते हैं। मिला दिया भैया। बिंदु P को बिंदु R से मिला दीजिए। मिला दिया भैया। तब जो PQ और PR है वही दो हमारी अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो PQ और PR ये हैं हमारी दो स्पर्श रेखाएं जिनकी हमें रचना करनी थी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी रचना। अब हम कर लेते हैं इस रचना की प्रमाणिकता को। तो आइए दोस्तों अब हम कर लेते हैं रचना की प्रमाणिकता को। तो उसके लिए सबसे पहले OQ और OR को मिलाइए। बिंदु O या हम कह लें केंद्र O और बिंदु Q को मिला दीजिए। केंद्र O और बिंदु R को मिला दिया हमने। ठीक है, मिला क्या दीजिए, हमें ही मिलाना है। PO जो है वो वृत्त का व्यास है। PO जो है ये पीले वाले वृत्त का व्यास है, बिल्कुल व्यास है। तो फिर PO अर्धवृत्त होगा, बिल्कुल होगा PO अर्धवृत्त। और हम जानते हैं कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो PO से जो भी कोण बनाएंगे हम वृत्त के अंदर वो समकोण होगा। कोण क्यों 90 डिग्री का होगा, क्यों कोण क्यों 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये PO से बन रहा है, PO से बनाया हुआ कोण है। ठीक है, और PO अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो कोण क्यों 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार कोण R 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि कोण R भी PO से बनाया गया कोण है वृत्त के अंदर और PO अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण R 90 डिग्री का होगा। कोण क्यों 90 डिग्री का है, ठीक है, तो इसका मतलब PQ और OQ एक दूसरे पर लंब होंगे, तो हमने लिखा PQ लंब है OQ पर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे। उसी प्रकार कोण R 90 डिग्री का है। ठीक है, तो PR और OR एक दूसरे पर लंब होंगे, PR और OR एक दूसरे पर लंब होंगे। ये हो गए दोस्तों। अब देखिए OQ और OR केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। केंद्र O वाला वृत्त जिसका भी हम रंग बदल रहे हैं। ठीक है, ये रंग बदला हमने। ठीक है, ये है केंद्र O वाला वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं OQ और OR, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो OQ और OR इस वाली वृत्त की त्रिज्या है केंद्र O वाले वृत्त की। और हम जानते हैं, हमने अध्याय 10 में पढ़ा था, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो OQ और OR त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और OQ लंब है PQ पर, तो PQ क्या होगी, स्पर्श रेखा। उसी प्रकार OR लंब है PR पर, OR त्रिज्या है और PR पर लंब है, तो PR भी क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो PQ और PR क्या हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं। तो हम कह सकते हैं कि PQ और PR अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। यही हमें प्रमाणिकता करनी थी रचना की। तो यहाँ हो गई हमारे प्रश्न 7 के रचना की प्रमाणिकता। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।